क्योंकि हम लोग बोलते हैं हम्म जिसमें भी इन्वेस्ट करना है वो उसके बारे में पढ़ो पहले। तो अब जो बंदा नहीं जानता है हम्म। वो क्या करेगा? तो For the viewers, फॉर एनएफटी। if you are in a crypto hub group, if you are in crypto hub group, I had actually we had uploaded a file in the file section. Kraken Intelligence का वो फाइल है NFTs के बारे में, पूरा complete document is on NFTs. You can start with that. It is a primer, but it is very good, very good. देन मतलब मैं बस सजेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर है, हम आज जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे, बट वो डॉक्यूमेंट एक बार एंड टू एंड पढ़ लीजिएगा, नहीं नहीं, बहुत समझ में नहीं आएगा बट वहाँ बहुत पे कुछ। लोगों को लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोग हिंदी प्रेफर करना चाहते हैं। एंड हाँ, बहुत लोगों को वो मैंने देखा है सुधारना कि पड़ेगा रवि, लोग वो लोग सुधारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बट जो भी बड़े एजेंसी वाले मेसरी का जो रिसर्च रिपोर्ट आ रहा है, वो अल्टीमेटली वो भी इंग्लिश में आएगा, और वो ना थोड़े हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो उनको उनको वही है ना, उनको इतना डीप नहीं जानना है। बस ये जानना है एग्जैक्टली, कि है क्या। हाँ। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जैसे एग्जैक्टली। ब्लॉकचेन के बारे में भी हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो बहुत बहुत चीज़ें हैं। बहुत मिलेगा इधर, बड़ा मुझे मुझे भी नहीं मालूम। बट तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हम्म इन टेलीग्राम एनीवेज, इन टेलीग्राम मतलब क्या वो, उसकी बात करो तो वो फेसबुक पे अपलोड है। टेलीग्राम पे भी कर देंगे। फेसबुक पे अपलोड, टेलीग्राम पे भी फेसबुक पे कर देंगे। अपलोडेड है, फाइल फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में। तो बेसिकली जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एनएफटी से। जो भी गलती, हाँ हाँ, जो गलती होगा तो मनीष भाई या फिर रवि कैन करेक्ट मी। तो एनएफटीज बेसिकली स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन। सो जो आप कॉइन्स अभी देख रहे हो, जो कॉइन्स में आप खेल रहे हो, उसको बोलते हैं फंजिबल टोकन। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंजिबिलिटी, व्हिच मींस दैट इथेरियम का एक कॉइन इक्वल टू अदर इथेरियम का एक कॉइन। ठीक है, ये कॉइन्स इथेरियम का अगर आप कुछ भी उठाते हो तो कॉइन सिमिलर ही होते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 1 रुपी, अगर आप 1 रुपी का कुछ भी थाउजेंड्स ऑफ रुपी मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, जो कि टन टन गोपाल जो भी है, मतलब आप रिक्शा वाले को देते हो, तो जो भी आप उसको कंपेयर करते हो उसका वैल्यू सेम है। बट नॉन फंजिबिलिटी में क्या होगा कि अगर एक प्रोजेक्ट का कुछ 1000 यूनिट्स है, एक यूनिट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिट्स। तो ये आता है आपका आर्ट के केस में, एक आर्ट पीस विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्ट पीस। इट मे नॉट लुक डिफरेंट, बट देयर वुड बी सर्टेन फीचर्स व्हिच वुड मेक इट डिफरेंट। इफ वो अगर वो डिफरेंस भी नहीं है, तो वो आर्टिस्ट क्या करेगा, उसको रैंकिंग देगा, कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करेगा, और उसको वो जबरदस्ती उसको उसका नॉन फंजिबिलिटी भी मेंटेन करने का ट्राई करेगा। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली आपका आर्ट पीसेस होते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे रखे जाते हैं। जिसको आप बोलते हैं जेपेक्स हो, या फिर वीडियोस हो, कुछ भी मतलब मेमोरीज हो, स्नैपशॉट हो, फोटोशूट का भी हो, एनी एनी इमेज और एनी ग्राफिक्स और एनी वीडियोस which can be stored on a blockchain. By blockchain I don't mean that कि it is stored directly on Ethereum or directly on Solana or directly on Cardano. It is कि वो ब्लॉकचेन में एक उसका रेफरेंस रहता है, एंड ये जो फंजिबल नॉन फंजिबल जो एनएफटीज हैं, वो जाके किसी और स्टोरेज स्पेस में स्टोर होती है, बट ब्लॉकचेन में उनका रेफरेंस स्टोर होता है। तो ये प्रूव कर देता है कि इसका ओनर कौन है। वो डेटा भी इन्हीं ब्लॉकचेन में मेंटेन हो जाता है, रेफरेंस एंड ओनर नेम एंड एवरीथिंग। तो ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। जिसको आर्ट पीसेस में इंटरेस्ट है सपोज, या फिर ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ भी है, तो अगर कोई आप कुछ अगर किसी बड़े आर्टिस्ट का अगर आप कुछ पकड़ के रखा है, आपको आप कभी उसका फिजिकल कॉपी कभी ओन नहीं कर पाए कभी भी, तो आप इसका एक डिजिटल इमेज आप रखना चाहते हैं कि भाई ये विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग की, और ये उन्हीं के म्यूजियम ने, पेरिस म्यूजियम ने सपोज इसके बस 100 कॉपीज बनाए हैं वर्ल्ड के लिए, और एक कॉपी मेरे पास है डिजिटल फॉर्म का, इसकी और कॉपीज आएंगी नहीं। तो आपको सेंस ऑफ यूनिकनेस लग रही है, सेंस ऑफ इंटरेस्ट आपका आ रहा है, ओनरशिप जो बोलते हैं वो अच्छा लग रहा है आपको, तो आपको होल्ड करते हैं। इसी बेसिस पे ये एनएफटी स्टार्ट हुआ था। हर हम्म हर हर एक प्रोजेक्ट या फिर हर एक पीस के साथ इधर कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है, या फिर कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं जो कि आदमियों को उसके लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे किसी आर्ट पीसेस के प्रति आप मतलब उसके उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेते हो। तो ये बेसिकली एनएफटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले मार्केट में आया था। एंड दिस सीम्ड वेरी वेग इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन वी न्यू दैट इट हैज सम यूसेज। तो बेसिकली अगर मनीष भाई को अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे, या फिर आप कुछ ऐड करना नहीं नहीं, चाहोगे आप तो। कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद ऐड कर देंगे। हाँ, मैं बस इसका हिस्ट्री, मैं बस उसका बैकग्राउंड बस कंप्लीट कर रहा था, बैकग्राउंड के बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म बैकग्राउंड के ऊपर और कुछ आपको बोलना है या फिर। नहीं नहीं, उसका बैकग्राउंड बेसिकली जो
अगर जो खाली एनएफटी के बारे में बात करें ना, मैं दो तीन जगह सुना भी हूँ इंटरव्यूज में। आई थिंक न्यूज़ चैनल में जब एनएफटी के लिए लोग बुलाते हैं डिस्कशन के लिए, तो जो बड़े बड़े जो होते हैं ना एक्सपर्ट्स, वो लोग भी एनएफटी को कैसे देखते हैं, कि वो लोग ये बोलते हैं कि एनएफटी ऐसा बोल सकते हैं कि डिजिटल आर्ट है जो आप ब्लॉकचेन पे मिंट करके देन उसको सेल कर सकते हो, जहाँ पे आप जो बाय कर रहा है उसको भी ये मतलब कंफर्म रहेगा जो मैं बाय कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, एंड वो कभी भी वेरीफाइड हो सकता है, एंड उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हैश की जो जनरेट होती है वो सबसे वो वेरीफाई हो जाता है। पर वो लोग बोलते हैं कि ये लिमिटेड है, ये इसी का, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। मैंने बहुत जगह ऐसा सुना, जो कि गलत चीज़ है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम अभी बात कर रहे हैं। जो उसका मेन यूज केस था जिसके लिए वो आया था, वो वही था कि आप एक आर्टिस्ट जो भी है वो अपना आर्ट ब्लॉकचेन पे मिंट करके एंड वो सेल कर सकता है। ब्लॉकचेन पे डालने के बाद उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। अगर जो डुप्लीकेशन आप करते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो कौन सा वाला ओरिजिनल है कौन सा वाला डुप्लीकेट है। आप दो डिजिटल यस। पिक्चर में से वेरीफाई नहीं कर सकते। बट अगर जो वो ब्लॉकचेन पे है, आपको पता है इसका हैश जो की होता है वो आपको पता है, एंड उसमें अब तो ऑनर का नाम आता है, आर्टिस्ट का नाम आता है, जो भी वो मिंट कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, जो बाय कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो आप उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो कि किसने इसको बनाया था, किसने परचेज किया। अगर जो मल्टीपल बायर्स हैं तो उनके भी डिटेल्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है एनएफटी और प्लेटफॉर्म पे भी। तो ऐसे वो वेरीफाई हो सकता है कि भले मैंने एक पेंटिंग बनाई और किसी ने उसको कॉपी कर लिया, बट अगर जो मैंने उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया है, मैं वो बोल सकता हूँ कि यही वाला जो मैंने बनाया वो यही वाला है, जो उसने किया है वो मेरा कॉपी था। तो ऐसे इसलिए कुछ एडवांटेजेस हैं, इसलिए लोग एनएफटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अगर जो डिजिटल आर्ट की बात करें तो अब इसके अलावा भी बहुत यूज़ केस हैं जो हम अभी बात करेंगे। तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो। या तो किसको मैं बोलूं? नहीं नहीं, कोई भी बोले, हाँ, लाइक इसके बाद कोई भी अच्छा कोई अच्छा, मनीष आप भी कुछ ऐड कर दीजिए पॉइंट, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है। हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ। तो एनएफटी का नॉन फंजिबल टोकन जैसे बता दिया कि कोई भी चीज जो कि डिजिटली एग्जिस्ट कर सकती है, उसको नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो आर्ट भी हो सकता है, पिक्चर, जेपीजी, इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है जिसको आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो, जो डिजिटली एग्जिस्ट कर सकता है नेटवर्क पे, वो कन्वर्ट किया जा सकता है एज अ नॉन फंजिबल टोकन। सो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि वही रिप्लेस नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई उसके जैसा दूसरा कोई सेम आर्ट पीस नहीं हो सकता, जैसे संबित ने समझा दिया। जो मेजर 3 एडवांटेज होते हैं एनएफटी के, वो ये होते हैं कि ये 3 ऑनलाइन या डिजिटल वर्ल्ड में 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहली तो ओनरशिप। तो क्योंकि हमें पता है अगर एक एनएफटी एक ब्लॉकचेन में मिंट हो गई, तो और हम उसके ओनर हैं, तो हम कंफर्म है कि हम इसके ओनर रहेंगे। कोई और भले ही उसका स्क्रीनशॉट ले ले या उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपना चला दे या वीडियो चला दे, हमेशा ब्लॉकचेन में जाके देखा जा सकता है कि ओरिजिनल ओनर कौन है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, राइट? तो ओरिजिनल ओनरशिप आप एनएफटी के थ्रू देख सकते हो। दूसरा, वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, कोई उसको कॉपी कर ले तो आप एक्चुअल में वेरीफाई कर सकते हो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाके कि ये इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी, और ये जो बंदा इसको अब अपना बता रहा है ये सही में इसका ओनर है कि नहीं, या एक पार्ट में रहा है क्या जब भी ये हैंड चेंज हुए हैं एनएफटी के। क्योंकि एनएफटी आप एक दूसरे को बेच सकते हो, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, और वो सारा ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में विजिबल होता है। तो वेरीफाइबिलिटी इसका दूसरा यूज केस है कि किसी भी डिजिटल एसेट को आप मूव कर रहे हो इधर से उधर, आप वेरीफाई कर सकते हो सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या था, और ये कैसे आगे बढ़ा। तीसरा होता है इसका जो यूज केस होता है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है कि जैसे आज आज मुझे क्या करना पड़ता है, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए मेरा यूजर नेम पासवर्ड में डालता हूँ, और फिर वो मुझे आइडेंटिफाई करता है, और फिर वो मुझे एक्सेस प्रोवाइड करता है उस वेबसाइट के लिए। लेकिन एनएफटी से क्या हो रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या पर्टिकुलर डाओ की या पर्टिकुलर एनएफटी प्लेटफॉर्म की या पर्टिकुलर मेटावर्स की अगर आप एनएफटी होल्ड करते हो अपने वॉलेट में, तो उसके लिए
तो वो उसको सिर्फ उतना ही देखना होता है, लाइक एनएफटी, उसको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी एनएफटी और आपके वॉलेट के बेसिस पे आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिसेंट्रलैंड की एनएफटी है, तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से इनेबल हो सकता है कि जिसके पास ये एनएफटी है या जिसके पास ये डिजिटल पास है, वो उसको पास बोल लो, एक्चुअली में वो होती एनएफटी ही है, तो वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं सैंडबॉक्स में, अगर आपके पास अल्फा पास है तो आप सैंडबॉक्स में गेम खेल सकते हो, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये एक वन फॉर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी बन गया है मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आगे हम देखेंगे कि ये लोगों की जो रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन होगा ना, वो एनएफटी ही बन जाएगा। कि अगर आप ये एनएफटी होल्ड करते हो, अगर आप लोडेड लाइन एनएफटी होल्ड करते हो, तो आप crypto.com के किसी भी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप डेंजन, वो क्या है, बॉडी आर्ट क्लब ओन करते हो, तो आप उनके इकोसिस्टम में, उनके डाउ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये 3 मेजर चीज़ है, और एक कुछ और एडवांटेजेस आते हैं इसके साथ, स्पेशली आर्ट वाले के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि आप जब भी एक अपनी इसको मिंट करते हो सबसे पहले एनएफटी को, और आप उसको सेल पे लगाते हो, तो आप वहाँ पे रॉयल्टी कितनी मिलनी है मुझे, अगर वो बंदा उसको आगे बेचता है तो रॉयल्टी कितनी मिलनी चाहिए, वो सब आप उधर ऐड कर सकते हो। तो जब आप इनिशिएट कर रहे हो अपनी एनएफटी को एज अ मार्केट प्लेस में, एज अ सेलेबल ऑब्जेक्ट, तो उस समय आप लिख सकते हो कि भाई जब जितनी बार भी ये एनएफटी आगे बिकेगी, ओरिजिनल ओनर यानी मुझे 10% रॉयल्टी मिलती रहे। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर वहां से टेक केयर करेगा कि अपने आप जब भी वो बिक रही है, आपके अकाउंट में 10% आते रहेंगे। तो कितनी सारी प्रोसेस बच गई यहाँ पे, आपको कोई गवर्नेंस नहीं चाहिए, आपको कोई यहाँ पे जुडिशरी, कोई लॉयर कुछ नहीं चाहिए जो भाई ध्यान रखे कि कोई इलीगली आपकी एनएफटीज को बेच के आपकी रॉयल्टी नहीं खा रहा हो। तो बहुत चीजें जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर लेता है, और ह्यूमन इंटरवेंशन की या ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं कल को, जैसे हमारे लैंड की डीड्स है, हमारे घर की प्रॉपर्टी के डीड्स हैं, अगर उनको एनएफटी बना के किसी ब्लॉकचेन में रख लो, तो ये सारी चीजें आप ये चारों जो मैंने एग्जांपल दिए, ओनरशिप, वेरीफाइबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और रॉयल्टी, या फिर वॉट एवर प्रॉफिट यू हैव टू टेक फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, वो सब आराम से ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हो और उनको उसका फायदा ले सकते हो। हाँ, बस मुझे इतना ही ऐड करना था। कर्मा। यस, सो लाइक हम लोग ऑलरेडी जो बात करने वाले थे मेटावर्स में, आपने वो ऐड कर दिया था कि मेटावर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। जैसे या तो पास से हो, अभी के लिए जो भी गेमिंग्स आ रहे हैं, लाइक सैंडबॉक्स का भी बहुत पॉपुलर है, सैंडबॉक्स चल रहा है। तो सैंडबॉक्स का अगर जो आपको गेम खेलना है, तो सैंडबॉक्स में आपको उसका अभी उनका अल्फ़ा पास चल रहा था, अल्फ़ा जो फेज चल रहा था, उसमें अगर जो आपको जाना है तो अल्फ़ा पास होना चाहिए। वो पास जैसे बोला एनएफटी ही है, आपके वॉलेट में होगा। तो सपोज़ जैसे मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, कि अगर जो मैं वो गेम खेलने जा रहा हूँ सैंडबॉक्स का, सपोज़ सैंडबॉक्स, क्या आ रहा है, अल्फ़ा तो रॉन्ग है, पता नहीं कहाँ गया। सो सैंडबॉक्स का यही है, देखो यहाँ पे लिस्टेड है इनका। तो यहाँ पे इनका अल्फ़ा पास एक मिल जाएगा, जो अभी ख़त्म हो गया। अभी तक चल रहा था, आई थिंक 20 दिसंबर तक था उनका, बट अभी वो ओवर हो गया है। अब उनका बीटा फेज़ आएगा। तो बीटा फेज़ में हमको अगर जो गेम उनका बीटा फेज़ में जाना है, तो उनको बीटा पास चाहिए। तो बेसिकली वो हमारे वॉलेट में होना चाहिए। जैसे हम मेटामास्क यूज़ करते हैं, तो मेटामास्क में अगर जो मेरे वॉलेट में वो अगर जो अल्फ़ा पास या बीटा पास जो भी रहेगा, एंड मैं जब वो गेम ज्वाइन करूँगा, तो मुझे अपना वॉलेट वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। वॉलेट अटैच करता हूँ, वो वॉलेट जब वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो कॉल लेगा एंड चेक करेगा कि अगर जो मेरे पास वहाँ पे अल्फ़ा पास है, तब वो मेरे को अलाउ करेगा, तभी मैं वो गेम खेल सकता हूँ, वरना मैं वो गेम नहीं खेल सकता। तो ऐसे काइंड ऑफ वो पास एज अ एंट्री पास यूज़ होने लगा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा वेरीफाई करने। आपको कोई लॉगिन नहीं करना है, कुछ भी नहीं वेरीफाई करना है, जस्ट आपके पास अगर जो वो पास है वो वेरीफाई करेगा, एंड तभी आप जा सकते हो। जस्ट काइंड ऑफ एंट्री पास जो होता है, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में होता है कि आप वो पास दिखाओगे,
कहीं भी एंट्री के लिए कोई भी टिकट होता है जो हम वो दिखाते हैं तभी हमको एंट्री मिलती है, तो काइंड ऑफ ये डिजिटल वर्ल्ड का ये बहुत बेस्ट मीडियम हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए, जब जहाँ पे हमको ऐसी एंट्री पास की रिक्वायर्ड होगी। अब खाली एंट्री पास के लिए नहीं, इवन मेटावर्स, अगर जो आप मेटावर्स एज्यूम करो कि आने वाले टाइम में मेटावर्स काफ़ी बड़ा मार्केट बन जाता है, एक्चुअल में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे ये जो भी हम फिजिकल वर्ल्ड में एंट्री की बात करते हैं ना, मेटावर्स के अंदर भी आपको कुछ ऐसा होगा कि कोई भी आप कोई प्लेस पे जाते हो, कोई गार्डन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, जो जहाँ पे आपको एंट्री पास की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेटावर्स के अंदर ही आप वो पास खरीद सकते हो, तो वो पास होगा एनएफटी ही होगा, तो वो एनएफटी बाय करके आप एंट्री ले सकते हो। तो जैसे भी कोई गेम खेलते हो, सपोज जीटीए खेल रहे हो, तो जीटीए में कुछ मिशंस होते हैं जहाँ पे आपको कुछ कलेक्ट करना पड़ता है, वो आप कलेक्ट करोगे तो ही आपको वो आगे वाले लेवल पे जाने देंगे, आगे मिशन पे जाने देंगे, कुछ बिल्डिंग्स में अलाउ करेंगे आप उस पे एंटर होने के लिए। तो वो जो पहले नॉर्मली हो रहा था, अब आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ, वेरीफाई जो हो रहा है तभी आपको अलाउ करेगा, तभी आपको आगे जाने की परमिशन मिलेगी जब आपके पास वो एनएफटी होगा। अब वो एनएफटी कुछ भी हो सकता है, या तो गेम एंटर होने का पास हो सकता है, क्या गेम के अंदर भी सपोज कोई आर्टिस्ट है जो अपना बोल सकते हैं कि कोई शो कर रहा है, मेटावर्स के अंदर कोई शो कर रहा है, या जैसे मेटावर्स के अंदर हमने सुना था कि आप मूवी थिएटर्स भी हो गए हैं, तो सपोज आप मूवी थिएटर्स में जाते हो एंड कोई भी म्यूजियम है, कोई भी जो मेटावर्स के अंदर है, एंड उसके अंदर आप जाते हो तो आपके वहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ेगी जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में खरीदते हैं। तो वहाँ पे टिकट मतलब जो भी हम टिकट खरीदेंगे वो एनएफटी होगा, एंड जैसे हम खरीदेंगे वो हमारे वॉलेट में वो डाल देंगे, एंड वॉलेट में वो आ जाएगा, एंड दम अगर जो हम वहाँ पे जाके एंट्री लेते हैं तो वो जब हमारे पास अगर जो वो होगा तो हमको एंट्री अलाउ करेगा, नहीं तो वो बोलेगा जाके आप वो टिकट खरीद के आओ, पास खरीद के आओ, जो बेसिकली एनएफटी होगा। तो एनएफटी का यूसेज मेटावर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। खाली एनएफटी जो हम बोले थे आर्टिस्ट के यूज़ में आएगा, आर्ट सेल करने में नहीं, अब एनएफटी का यूज़ काइंड ऑफ वो एज अ पास हो जाएगा, एज अ वो हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि हाँ, ये अगर जो आपके पास है तो ही आप ऑथोराइज्ड हो ये चीज़ एक्सेस करने के लिए या यहाँ पे एंटर होने के लिए। तो इसलिए एनएफटी बहुत बड़ा मेजर पार्ट है हमारे मेटावर्स का भी, अगर जो बेसिकली देखे तो इस पे किसी को ये सर रवि ने, हाँ नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रवि ने जैसे बताया कि इससे पहले जो था एनएफटी बस आर्ट पीस होके रहता था, पीपल आर बाइंग ओनली फॉर द आर्ट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नाउ द आर्ट पीस हैव देयर ओन यूटिलिटी अटैच टू दिस। अभी अभी आप इससे अभी एनएफटी का यूटिलिटी के बेसिस पे जैसे रवि ने एक्सप्लेन किया कि एनएफटी कैन बी यूज्ड एज योर अवतार और एज अ गेटवे, या फिर आपका पास हो सकता है उसका भी एनएफटी। तो मेटावर्स के लिए वो गेटवे बन जाता है मेटावर्स के लिए, या फिर आपके प्ले टू अर्न गेम में भी वो यूज होता है। बहुत सारे आजकल प्ले टू अर्न गेम्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर है, प्राइमरी वन बीइंग ऑन इथेरियम एंड पॉलीगॉन। तो उन पे क्या होता है कि अगर आप उसके गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस गेम के लिए आपको एनएफटी होल्ड करना ही पड़ेगा। यू कैन बाई योर टोकन्स एंड ट्रेड, दैट इज डिफरेंट, बट अगर उस गेम आप खेलना चाहते हो, उसमें उस गेम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो उसका एनएफटी आपको होल्ड करना पड़ेगा। एनएफटी होल्डर को गेम में एंट्री मिलती है, उसके बाद बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो रिसेंटली मैं अभी हमने डिस्कस नहीं, अभी हमने मतलब स्टडी किया था, एक प्रोजेक्ट आई थी चंबी वैली, तो इसके एनएफटी मतलब मार्केट में फ्लोट हो रहे थे। तो उनका जो सबसे ज्यादा बड़ा एनएफटी था लेजेंडरी एनएफटी, इट केम अराउंड $3,000 और 0.8 ETH के अराउंड। बट उसमें यह है कि आप उसको होल्ड करोगे, यू विल बी ए पार्ट ऑफ देयर मेटावर्स और गेमिंग सेक्शन, एज वेल एज आपको फ्री में वो उनका जो टोकन्स होगा ना, आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। आपको जब उनका जो अदर एनएफटी आएंगे उनके गेम में, तो उसको आपको एयर ड्रॉप होगा। तो मतलब ऐसा है, बहुत सारे आपके मतलब ना, ये वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब यूटिलिटी जो होता है मिलता है, एंड आपको मतलब खाली एक चीज लेने जाते हो आपको 10 चीजें मिलती है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो। अभी दूसरी तरफ आप देखोगे तो बहुत सारे फेक एनएफटी प्रोजेक्ट्स भी हैं। आप एक एनएफटी प्रोजेक्ट खरीदने जाओगे, उस मोमेंट में देखोगे आपका वॉलेट खाली हो गया है। रग पुल्स और हैक्स, दीज आर ऑल्सो कॉमन। कोई प्रोजेक्ट कुछ बोलेगा कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, देन वो दे नहीं पाएंगे, द प्रोजेक्ट विल गेट क्लोज। दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन। बट नॉर्मली आजकल प्ले टू गेम्स में एनएफटी का
वो है, मतलब कि हर गेम इनफैक्ट देयर इफ देयर मतलब बैटल गेम दे आर सेलिंग देयर स्पेसशिप एनएफटी। कोई अगर कुछ भी मतलब सारी ही चीज आजकल एनएफटीज के थ्रू चल रहे हैं। सो प्लीज डोंट इग्नोर एनएफटी एज ऑफ नाउ, मतलब कि आगे जो भी होगा वो एनएफटीज के थ्रू होगा। सो यही है, जब से ये प्ले टू अर्न और मेटावर्स आया है तो एनएफटीज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। 2018 लेवल का खाली हिस्ट्रिकल वैल्यू था, आज के लेवल में प्रॉपर यूटिलिटी आ गई है। वही मैं ऐड करना चाहता था। एंड अगर जो जैसे बोला ना प्ले टू वन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो जैसे हम बात करते हैं सैंडबॉक्स का जो ये अल्फ़ा पास अभी चल रहा था जो एंड हो गया, अभी उनका बीटा पास आएगा, बीटा फेज जो आएगा। तो अभी के लिए लास्ट 7 डेज के अंदर सैंडबॉक्स 6th नंबर पे है ओपन सी में, जो सबसे ज़्यादा अपने NFT सेल किए हैं। तो 4699 इथेरियम वर्थ उनका NFT बिका हुआ है लास्ट एक हफ्ते के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने टॉप। सैंडबॉक्स। हाँ हाँ, रवि कंटिन्यू कंटिन्यू रवि को। मतलब वही कि मतलब प्ले टू अर्न का कितना बड़ा आप मार्केट क्रिएट होगा। ये तो खाली सैंडबॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो अभी अल्फा पे है वो बीटा पे आएगा, एक्चुअल गेम जब आएगा। क्योंकि जो भी आप गेम के अंदर स्किन बाय करते हो, कुछ भी जो हम नॉर्मली ऐसे बाय कर देते हैं ना, आपका कोई भी एक गेम ले लो, GTA के कोई भी गेम ले लो या कोई भी दूसरे CSGO ले लो, या कोई भी आप इवन फ़ोन में आप वो बैटल रॉयल खेलते हो, PUBG खेलते हो, उसमें भी जो आप स्किन बाय करते हो पे करके, वो स्किन सपोज करो कि आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा। अगर जो आप पैसा पे कर रहे हो वहाँ पे आपको गेम के अंदर आपको जो भी उनका सेक्शन होता है जहाँ पे आप वो स्किन वगैरह स्टोर होते हैं, वो जो स्टोर स्किन का जो सेक्शन होता है वो एक्चुअल में आपके वॉलेट में आ जाएगा, ना कि वो खाली गेम में रहेगा। तो काइंड ऑफ वो है कि आप जब कोई भी स्किन बाय कर रहे हो, कोई भी कलेक्टिबल बाय कर रहे हो गेम का, तो वो आप अपने उसमें निकाल के उसको सेल भी कर पाओगे। आपके वॉलेट में अगर जो आ जाता है, आप उसको कहीं भी लिस्ट कर दो एंड उसको सेल कर दो, जो बेसिकली पहले नहीं होता था। अगर जो मैं एक किसी गेम में मैं कुछ बाय करता हूँ तो वहाँ पे गिफ्ट का ऑप्शन आता है, वो अलग चीज़ है, बट उसको मैं निकाल के वहाँ से गेम में से मैं उसको सेल नहीं कर सकता किसी इंसान को। तो ये चीज़ बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर जो जो गेमिंग फील्ड में है। खाली आप ये सोचो कि कोई भी आप इवन CSGO खेल रहे हो या PUBG खेल रहे हो, वॉलरेंट खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, अगर जो कोई भी गन की स्किन या कोई भी अवतार की जो स्किन होती है वो आप परचेज करते हो एंड वो आपको आपके वॉलेट में देता है। मेटामास्क में सपोज मेटामास्क यूज़ कर रहे हो, आपके मेटामास्क में आ गया एंड वो मेटामास्क से आप निकाल के उसको चाहते हो कि मैं इसको बेच दूं, मुझे अब पसंद नहीं है, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। अगर जो आपको बायर मिल जाता है वो आपसे आपका NFT खरीद लेगा। तो वो जो पहले आता था ना, खाली आपको वो स्किन दे देते थे जो आप खाली गेम के अंदर यूज कर सकते थे, नहीं, अब उसके अलावा आप उसको बाय और सेल, वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो गया। जैसे अब रियल लाइफ में कपड़े खरीदते हो, आप कपड़े बेचना चाहो तो बेच दो अगर तो कोई बायर मिलता है तो। पर क्या वो गेम में पॉसिबल था? नहीं था। अब वो गेम में पॉसिबल हो जाएगा जब वो NFT में हमको मिलेगा, जो भी हम पहले नॉर्मली बाय करते थे, कोई भी डिजिटल चीज़ें जो गेम के अंदर बाय करते थे। तो इसलिए गेमिंग जो फील्ड है ना, ये जो मेटावर्स है, अभी तो पूरा गेमिंग के ऊपर डिपेंड है। फ्यूचर बहुत लंबा है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो, बट अभी के लिए तो वो गेमिंग पे डिपेंड है। तो अभी के गेमिंग के ऊपर भी आप देखो तो गेमिंग बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें आता है खाली ये सब चीज़ें बाय करने के लिए। तो वो NFT, जब NFT में लोग जाने लगेंगे तो आप सोचो NFT का मार्केट कितना बड़ा होगा। इसलिए NFT का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, मेटावर्स के अंदर, अगर जो हम बात करें तो अभी के लिए हमको खाली गेम के बारे में पता है, क्योंकि गेम हम प्रैक्टिकली जानते हैं कैसा चीज़ होता है। आने वाले टाइम में जब वो लोग जैसा जो लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लैट के बारे में, फ्लैट बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं। एग्जैक्टली अगर जो सपोज एग्जैक्टली। मैं एक फ्लैट बाय करता हूँ 1 BHK 2 BHK का, उसके अंदर मुझे कुछ भी कराना है, लाइक पेंटिंग जो हम लगाते हैं वो भी NFT में आने लगे हैं। वो भी आप NFT में आप कोई भी बाय करके आप अपने दीवार पे लगा सकते हो फ्रेम करके, वैसा अगर जो अलाउ करेंगे वो तो अलाउ ही करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जहाँ पे NFT का बहुत बड़ा यूज होगा। एंड सो बेसिकली रवि, अभी ये NFT स्पेस में आगे अभी क्या हुआ
कि बिफोर दिस एनएफटी बूम आर्टिस्ट्स वर नॉट कंसिडर्ड और आर्टिस्ट वर नॉट प्रॉपरली पेड इनफ और समथिंग लाइक दैट, कि बहुत लोग बहुत आर्टिस्ट लोग भी जो नॉर्मल लोग थे ना वो ऑब्सक्योरिटी में रह रहे थे कि उनका आर्ट पीस क्या है, कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है. वंस दिस एनएफटीज केम अलोंग दे आल्सो स्टार्टेड डूइंग गुड. आर्टिस्ट का लाइफ डेवलप हुआ. सेकंड इंडस्ट्री जो कि कस्टम बिल्ट फॉर ब्लॉकचेन था वो था गेमिंग. क्योंकि गेमिंग आप जब भी खेलते हो आप उनके कॉइन से कमाते हो, बट कॉइन का कुछ वैल्यू नहीं रहता, वो वैल्यू रहता ही नहीं है. आप स्टेज बाय स्टेज जाते हो, कॉइन एक्वायर करते जाते हो, बट उस कॉइन का कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता था. ये जब ब्लॉकचेन पे आ गया तो प्रॉपरली गेमिंग मतलब हो गया कि मतलब गेमिंग वाज इंडीड मेड फॉर ब्लॉकचेन. नाउ इट इज जस्ट ए पॉलिश एंड जो प्ले टू अर्न जो फीचर है. अब जो प्ले टू अर्न और एनएफटी अभी कॉम्बाइन हो गया ना, मतलब जब ये कॉम्बिनेशन मतलब पूरा अभी छा गया, ये एनएफटी के थ्रू तुम गेम खेलोगे, गेम से पैसा अर्न करोगे, पैसा अर्न करो या फिर गेम में और एनएफटीज अर्न करो एंड और एक लेवल पे आगे बढ़ो. तो ये जो पूरा पूरा गेमिंग जोन एंड मेटावर्स, इस मेटावर्स में भी जो भी आप खरीद रहे हो लैंड वैंड वो सब आप एनएफटी ही खरीद रहे हो. तो दिस द होल क्रिप्टो इकोसिस्टम इज कमिंग टुगेदर. क्रिप्टो में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेके जो पूरा जर्नी मतलब हम लोग देख रहे हैं जो 4 साल से चल रहा है. तो दिस इज वन बिग मतलब इंडस्ट्री which is built on. अभी इतने एनएफटी और इतने प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं कि वो एक्चुअली धीरे धीरे सोलाना का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है. देन द नेक्स्ट टॉप इज आवालांची, क्योंकि आज मैंने आवालांची के ऊपर भी एक गेम देखना स्टार्ट कर दिया. मतलब आवालांची के ऊपर भी गेम्स आ रहे हैं. तो धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत बड़ा होता जा रहा है. तो मैं वही बोल रहा था कि पहले क्या होता है ना कि यहाँ पे गेमिंग से स्टार्ट होता है. मतलब ये जैसे मैंने बताया था कि एनएफटीज आर गेटवे टू योर गेमिंग और मेटावर्स. तो आजकल ऐसे हो रहा है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं ना बहुत अनडिफाइंड मतलब वे में आते हैं. जैसे कि सपोज नेचुरल प्रोजेक्ट है, नेचुरल ब्यूटी के ऊपर, जैसे कि कोई फ्लावर खाली उसमें खाली फ्लावर है या फिर खाली फंगस है. देर आर ब्यूटीफुली मेड पिक्सल जो भी अच्छा दिखता है, बट द यूटिलिटी उसका है कि ऐसा है कि उसकी जो यूटिलिटी है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है ना उनका जो आर्ट का, वो किसी डिज्नी या फिर पिक्सर मूवीज में यूज होंगी. एंड इफ यू ओन वन ऑफ दिस एनएफटीज, देन वो मूवी में जब यूज होगा एनिमेटेड मूवीज में, तो उसकी रेवेन्यू तुमको मिलती रहेगी. आजकल ऐसा भी केस स्टडी आ रहा है. तो ये सब ना मैं ट्रेंड देख रहा था कि कैसे कैसे मतलब वो उसको यूटिलिटी के बदले में कैसे कैसे वो ट्रेंड कर रहे हैं. एक ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट था. और दूसरा है कि कोई आप अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एनएफटी होल्ड करते हैं तो आपको तो टोकन एयर ड्रॉप मिलेगा. देन और किसी नए प्रोजेक्ट्स में आपको चांस मिलेगा. ऐसा है. और एक चीज है ना, आजकल रवि ना डीफाई इन एनएफटी भी आ रहा है. आजकल आप एनएफटी को अगर आप स्टेक करोगे देन आपको टोकन्स मिलेंगे, एंड एनएफटी अगर गेम में यूज हो रहा है तो उसकी पावर बढ़ेगी. देन यू कैन जस्ट गो इन एंड प्ले एंड अर्न. तो वो एक कॉन्सेप्ट था. और हाँ, जैसे मैंने अभी बताया ना, जो फ्लावर को अगर वो जो डिज्नी मूवीज में यूज हो रहे हैं, तो एक मूवीज आ गई एंड आपने रेवेन्यू सपोज निकाल लिया उस मूवी से, आगे क्या? देन क्या वो करते हैं ना, वो म्यूटेशन करके कॉन्सेप्ट आया है कि मतलब वो जो फ्लावर या फिर कुछ भी होगा आपके पास, आप एक म्यूटेशन कर देंगे, आपके पास नया फ्लावर आ जाएगा एंड यू विल अर्न अगेन रेवेन्यू व्हेन इट इज यूज्ड इन अनदर मूवी. तो ऐसे चल रहा है आजकल. बहुत सारी चीजें घुस रही हैं, डीफाई भी घुस रहा है. तो वही है कि इंटरेस्टिंग स्पेस बनता जा रहा है धीरे धीरे. मतलब मेटावर्स के जो भी एप्लीकेशंस हम उस पर कई बार बात कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशंस की, कैसे सोशली कनेक्ट होंगे लोग. लाइक घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सब मेटावर्स में जाओ, वहां मिलो. स्पेशली कोविड के दौरान ये सारी चीजें और बढ़ेंगी. और जो आज हमारा सोशल नेटवर्क या फेसबुक या इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो मेटावर्स का रूप ले लेंगे. तो ये सब होगा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. और फिर अब हमें यहाँ पे रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, हम कपड़े भी अच्छे पहन के, हमारे एवेटार्स होने चाहिए, तो उसके अराउंड एक इकोनॉमी भी डेवलप होगी, सब कुछ होगा. तो या सब बिकेम. एंड अगर जो मेटावर्स के बारे में जानना, जो क्रिप्टो में मेटावर्स हो रहा है, ज़रूरी नहीं है उसके बारे में पीछे पढ़ो कि क्रिप्टो में मेटावर्स क्या है. मेटावर्स के बारे में पढ़ लो. अगर जो आई थिंक जो फेसबुक बहुत आगे निकल गया है इस काम में, तो फेसबुक के बारे में पढ़ो. जो फेसबुक मेटावर्स क्रिएट कर रहा है, तो उसने ऑलमोस्ट अपना 70-80% काम पूरा कर दिया है. वो चाहे तो लॉन्च भी कर सकते हैं. अगर जो आज ही चाहें तो आज से मेटावर्स का वो ऑन रोल कर देंगे सबके लिए. उस हिसाब से अगर जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स लोग जो मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है अगर जब फेसबुक से कंपेयर करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट का भी जैसा हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम है, जो जैसा उनका वो चलता है वर्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल मीटिंग के लिए,
वो अभी वो उसको मेटावर्स में डाल रहे हैं, उसका नाम भी कुछ आया था मैं भूल गया। तो वहाँ पे जैसा वर्चुअल मीटिंग्स करते थे, अब आप जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस की जगह आप एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड में एक ऑफिस में जो होगा, मेटावर्स के अंदर एक ऑफिस होगा, उसके अंदर आप टेबल डिज़ाइंड होंगे, चेयर्स होंगे। आई थिंक एक वीडियो भी आया था मार्क जुकरबर्ग का, वो मीटिंग के ऊपर उसने मीटिंग की थी वहाँ पे मेटावर्स के अंदर, एक ऑफिस के अंदर। तो वो भी पॉसिबल होगा। एंड आई थिंक बिल गेट्स का एक कमेंट भी आया था कि 2-3 साल के अंदर आगे आने वाले 2-3 साल में जो भी सारी मीटिंग्स होंगी जो अभी मीट्स पे हो रही हैं, जूम पे हो रही हैं, वो मेटावर्स के अंदर होगी। क्योंकि आपको वो प्योर फील देगा। अभी आप कैमरा ऑन करके ज्वाइन कर लेते हो तो आप लाइक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है अभी, तो वो आपको फिर भी आप खाली कनेक्ट कर रहे हो। बट अगर जो आप मेटावर्स में सपोज आप वी आर गियर्स पहन के देन वो वहाँ जाते हो, तो आपको एक्चुअल में ऑफिस वाली फीलिंग आएगी। बिकॉज आप ऑफिस में बैठे हो, वर्चुअल ऑफिस में आपके जो आप सराउंडेंस होता है ऑफिस का, सेम सराउंडेंस वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर जो अब बहुत कंपनी यही ट्राई कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम ही हो, बट फिर वो जूम पे या मीट पे तो डिपेंड रह नहीं सकते। तो वो इसलिए अब वर्चुअल इस पे चले जाएंगे, ऑफिस पे। देन वहाँ पे कोई भी सपोज एक कोई कंपनी है, कोई भी कंट्री में है, कोई भी स्टेट में है, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस सिटी में आए एंड लाइक हेडक्वार्टर्स में ही काम करें, ऑफिस में ही काम करें। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं थ्रू दस मेटावर्स। तो मेटावर्स में अगर जो उन्होंने ऑफिस क्रिएट कर दिया, आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो थ्रू जो भी उनके गियर्स होंगे वो पहन के। अभी के लिए जो VR ग्लासेस वगैरह जो आते हैं, तो काफ़ी क्रिप्टो की जो कंपनीज़ हैं वो लोग ने भी मेटावर्स में अपना ऑफिस बनाया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने भी बना लिया है, फेसबुक ने भी बना लिया है। ऐसे धीरे धीरे एप्पल का भी न्यूज़ आया था कि एप्पल भी बना रहा है। तो ऐसे मेटावर्स का यूज़ आएगा कि अब वहाँ पे लाइफ भी आप जी पाओगे, एक वर्चुअल लाइफ। वर्क का जो है, वर्क का भी एक नया कल्चर होगा कि लोग वर्चुअल ऑफिसेस में जाके काम करेंगे। एंड देन जो NFT का चीज़ हम बात करते हैं, NFT का यूसेज भी बढ़ेगा। अगर जो मेटावर्स का यूसेज बढ़ेगा तो NFT का भी यूसेज बढ़ेगा डेफिनेटली।